जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के इस लेक्चर में 2024-25 में जो पिछला वर्ष हमारा बीता है फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में यह कहा जा रहा है कि आरबीआई ने $400 बिलियन अपने सेल कर दिए हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार यह सेल क्यों किया गया और इस सेल के बाद इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी की हम बात आज की इस न्यूज में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। तो मित्रों, समझने से पहले कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने $400 बिलियन जो सेल किया है, ये एक रिकॉर्ड सेल है। कभी भी इतना जो विदेशी मुद्रा है आरबीआई ने सेल नहीं किया। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 2024-25 में, यानी हमारा जो 2023-24 का लास्ट ईयर है, उस साल भी $153 करीब यहां पर सेल किए थे। और अगर 2023-24 से और पहले की बात करें, 2022-23 की बात करें, तो करीब करीब $212 बिलियन जो है वो सेल किए थे। यानी अभी जो सेल किया है लास्ट ईयर, ये बहुत बड़ा नंबर है। और यही पूछा जा रहा है, यही समझाया गया कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी मात्रा में जो सेल है डॉलर्स की, वो क्यों की है। ये तो ग्रॉस सेल है $400 बिलियन। अगर आप नेट सेल की बात करेंगे तो नेट सेल भी यहां पर देखिए करीब करीब $34 बिलियन की है। आपको बता दें कि ग्रॉस सेल और नेट सेल में एक ही फर्क होता है। ग्रॉस सेल का मतलब है टोटल सेल जितनी करी है, और नेट सेल का मतलब होता है कि जितना परचेज किया है उतना घटा दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने केवल सेल ही सेल किया हो, आरबीआई ने कुछ परचेज भी किया होगा डॉलर, ठीक है। तो जितना सेल किया $400 बिलियन, उसमें से जितना परचेज किया है वो हटा दिया, जो नेट सेल बची वो इतनी बची। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नेट सेल है $34 बिलियन की, ये भी 2008 के बाद दूसरी बारी हुआ है। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब वहां पे आरबीआई ने जो सेल की थी वो की थी। उसके बाद अभी ये दूसरी बार की है। 2008-9 की बात करेंगे तो वहां पर देखिए $34.92 की सेल की थी, 34.92 की सेल की थी। उसके बाद अब इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर सेल की गई है। ऐसा दोस्तों यहां पर देखिए अभी तक 7 बार हुआ। यहां पर लिखा है साफ साफ कि पिछले 30 सालों में अब तक केवल 7 बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने खरीदा कम है और बेचा ज्यादा है। तो ये कुछ आंकड़े यहां पर मैंने आपको बताए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि आखिरकार आरबीआई डॉलर को सेल क्यों करता है। राष्ट्रपति ट्रंप जब सरकार में आए, प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से उन्होंने तमाम तरह के टैरिफ्स की बात की, तमाम तरह की और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की। और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी में थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो क्रिएट हुआ है। इसी को देखते हुए आरबीआई और उसके अधिकारियों ने और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यह आशंका जताई थी कि ऐसा होने पर भारतीय रुपए की मात्रा, भारतीय रुपए की वैल्यू जो है वो गिर सकती है। डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपया गिर सकता है, जो कि दोस्तों पिछली बार हुआ भी। हमारा रुपया अगर हम 2024 की बात करेंगे तो निम्नतर स्तर पे पहुंच गया था, जो कि हमारा ये है $87.95। ये देखिए निम्नतर स्तर पे पहुंच गया था। ये बात कर रहे हैं हम लोग फरवरी 2025 की। और यही कारण था कि आरबीआई ने जो डॉलर का सेल किया है, उसमें से 73% सेल जो है वो केवल दिसंबर में कर दिया था। यानी $291 बिलियन जो थे वो आरबीआई ने जो है केवल सेकेंड हाफ में कर दिया था, 2024-25 के सेकेंड हाफ में कर दिया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए आरबीआई जब भी डॉलर सेल करता है तो उसका मतलब एक ही होता है कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। अब जिस भी आइटम की सप्लाई बढ़ाई जाती है, उसके रेट भले ही कम हो जाएं लेकिन बढ़ते नहीं है। यानी किसी भी वस्तु के रेट को बढ़ने से रोकने के लिए हम उसकी सप्लाई को दोस्तों बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसा ही पिछले साल हुआ है। पिछले साल मार्केट में डॉलर की खूब डिमांड रही। जब डॉलर की खूब डिमांड रही तो उसके सापेक्ष रुपए की वैल्यू गिरी, और उसी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, उसी डिमांड को टैकल करने के लिए आरबीआई को बहुत सारे डॉलर मार्केट में उतारने पड़े। जब डॉलर को मार्केट में उतारा गया तो निश्चित तौर पर डॉलर की सप्लाई बढ़ाई गई, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो उससे यह हुआ कि रुपए की वैल्यू जो और भी ज्यादा गिरती, उस गिरती हुई वैल्यू को रोका गया। दोस्तों बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं रुपए की वैल्यू गिरने और उठने के। इसीलिए कभी भी सरकार और आरबीआई ये नहीं चाहते कि भारतीय रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा गिरे। वो हमेशा उसे स्टेबल रखना चाहते हैं। तो वही यहां पर बात की गई। अब क्योंकि बहुत सारा डॉलर जो है वो बेचा गया है, तो इसलिए आरबीआई ने यह भी प्रयास किया कि भाई वापस से भी डॉलर आए। तो आपको बता दें, हमारे जो एनआरआई बंधु हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस,
उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक अकाउंट चलाया गया है, FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इस फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में भी जो पैसा जमा होता है विदेशियों का, यानी हमारे NRI बंधुओं का, उस पर सरकार विशेष ब्याज देती है। खास बात यह है कि इस अकाउंट में पैसा केवल FD फॉर्म में जमा होता है और केवल डॉलर में जमा होता है, तो यह हमारे देश में डॉलर की आवक को बढ़ाता है। तो सरकार ने इनफ्लो बढ़ाने के लिए, RBI ने इनफ्लो बढ़ाने के लिए इस ब्याज रेट को भी बढ़ा दिया। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। फिलहाल आप समझें कि जब भी डॉलर सेल किया जाए RBI की तरफ से, तब उसका मकसद एक ही होता है कि रुपए की गिरती हुई वैल्यू को बचाना। डॉलर की वैल्यू जो बढ़ रही है रुपए के सापेक्ष, उसे कंट्रोल तो नहीं कहूंगा, उसे रेगुलेट करना, उसे नियमित करना, उसे रुपए के सापेक्ष लेके आना। इससे मार्केट में बहुत सारे असर जो है वो हम रोक सकते हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पर, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स पर हो, चाहे वो हमारे इंपोर्टर्स पर हो। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है और डॉलर मजबूत होता है, तो उसकी वजह से हमारे लोन महंगे हो जाते हैं, हमको ज्यादा पेमेंट चुकाना पड़ता है, हमारे इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं, हमारा एक्सपोर्ट जरूर सस्ता होता है, हमारा एक्सपोर्टर्स को फायदा जरूर होता है, लेकिन हमारे इंपोर्टर्स को बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स भी ज्यादा खाली होता है, फॉरेक्स ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इसी वजह से RBI डॉलर को सेल करके डॉलर की जो डिमांड है उसको सप्लाई से काउंटर करता है, टैकल करता है, जिससे ज्यादा जो है डॉलर की डिमांड ना बढ़े, जिससे ज्यादा डॉलर का रेट जो है ऊपर ना बढ़े। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यशवंत वर्मा नाम के जज का एक केस हुआ था, जिनके घर में आग लग गई थी। उस आग को बुझाने जब फायर ब्रिगेड पहुंची थी, तो वहां पर बहुत सारा कैश उनको मिला था। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा, चर्चा में आया। चर्चा में आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके अध्यक्षता में कुछ पैनल बना। उस पैनल ने तुरंत ही क्या करा, यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटा दिया और वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इंटरनल कमेटी बनाई गई। इंटरनल कमेटी ने जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल में वो जो यशवंत वर्मा है वो दोषी पाए गए। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी गई। लेकिन अब एक खेल इसमें नया हो रहा है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल इसकी रिपोर्ट पहुंचा देना सही नहीं है, बल्कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो होना चाहिए वो एक FIR होनी चाहिए। अब इसी पर यहां पर दोस्तों मुद्दा गरमा गया है, और इसी बात पर चर्चा हो रही है कि क्या एक सिटिंग जज के विरुद्ध क्या FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है। इसी बात पर यह पूरा टॉपिक है, जिसमें एक पुराना टॉपिक है वीरास्वामी केस, उसकी भी चर्चा की गई है, हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस न्यूज को कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो करंट घटना है वो यही है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जो है यही बात कही है, और उन्होंने कहा है कि भाई यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो यहां पर FIR होनी ही चाहिए। जो जो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो काफी नहीं है, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। देखिए, एक बात साफ तौर पर समझ लीजिए कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है, हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े केस तक में फैसला सुनाने की ताकत रखते हैं, पहली बात। सेकंड, जो भी केस आ रहे हैं उसमें कोई आम लोग नहीं होते हैं, वहां क्रिमिनल होते हैं, वहां माफिया होता है, गुंडे होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं। उसमें बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी होते हैं, बाहुबली भी होते हैं, जिनके केस न्यायालय में आते हैं। तो संविधान ने कहा, सोचा संविधान निर्माताओं ने कि ऐसा हो सकता है कि न्यायाधीशों पर झूठे केस लाद दिए जाएं, न्यायाधीशों को झूठे केस में फंसाकर जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, या जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, वो उनसे अपने मनमाने फैसले करा लें। और ऐसा ना हो, इसीलिए न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों को मुकदमेबाजी के डर से दूर रखने के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, और उनके खिलाफ केस करने के लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड तय कर दिए गए कि अगर यह होगा तभी केस होगा, वरना नहीं होगा। मकसद यही था कि न्यायपालिका पर कोई प्रभाव ना पड़े और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर न्याय कर सके, इसीलिए यह कहानी करी गई। और संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान में न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के लिए केवल और केवल एक व्यवस्था है, आर्टिकल नंबर 124 में, वो है इंपीचमेंट यानी महाभियोग। हालांकि आज तक कोई महाभियोग प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है, यह भी आप मान लीजिए कि आज तक किसी को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। इंपीचमेंट के अलावा, महाभियोग के अलावा यहां पर कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। हालांकि 1991 में एक और प्रोसेस शुरू किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के हाई चीफ जस्टिस के द्वारा।
और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है जजों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक इंटरनल कमेटी बैठा सकते हैं जिसमें वरिष्ठ जज होंगे। वो जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद देखेंगे कि क्या आरोप ठीक थे या नहीं ठीक थे। उसके बाद जब भी जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर सीजीआई जो है वो फैसला लेंगे। लेकिन यहां पर भी सीजीआई की जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हैं। वो केवल उनको ट्रांसफर कर सकते हैं या छोटे मोटे और भी काम वो कर सकते हैं। बहुत सीमित शक्तियां उनके पास हैं। अब सवाल यही है कि क्या आखिरकार उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं वीरास्वामी केस को और वहां से कुछ बातों को समझते हैं। जस्टिस वीरास्वामी, मैंने बताया आपको कि हमारे मद्रास हाई कोर्ट में ये रहे थे 1969 से 1976 तक ये वहां पर रहे थे और अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही छुट्टियों पर चले गए क्योंकि इनके ऊपर लग गए थे कुछ भ्रष्टाचार के आरोप। कुछ एजेंसियों ने ऐसा देखा कि इनके पास आय से अधिक पैसा जमा है, आय से अधिक पैसा इनके पास था, वो पकड़ा भी गया, तो इसलिए ये छुट्टियों पे चले गए। इस केस में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई है, उन्होंने क्या करा, एक एफआईआर भी इनके खिलाफ लगी। लेकिन इस एफआईआर के खिलाफ वीरास्वामी जो है वो कोर्ट में गए क्वेश कराने के लिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अकॉर्डिंग आप चलिए, संविधान के विरुद्ध मत चलिए। क्यों? क्योंकि सिटिंग जज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, ऐसा संविधान ने प्रिविलेज दे रखा है। ये आपत्ति, ये अपील जो है उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में ली। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने क्या करा, मद्रास हाईकोर्ट ने 1979 में उनके रिटायर होने के 3 साल बाद जो है वहां की फुल बेंच ने यहां पर क्या करा, उस क्वैश को रिफ्यूज कर दिया, उस अपील को रिफ्यूज कर दिया और यहां पर 2-1 से फैसला सुनाया कि भाई एफआईआर हुई है तो सही हुई है। इसके बाद वीरास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो 3-2 के फैसले से अपना फैसला जो है वो 1991 में सुनाया। अब 1991 में कोई फैसला आ रहा है, 1976 का केस है, कोई फर्क नहीं पड़ा। रिटायर भी हो चुके थे, वो रिटायर होने के बाद भी कई समय बीत चुका था। ठीक है, फिलहाल 1991 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने फैसला यहां पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सवाल पर चर्चा की, एक सवाल पर सोचा कि क्या जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो क्या जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है 1947 का, जिसमें लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बात की गई है, तो क्या जज को भी एक लोक सेवक माना जाए इस कानून के तहत? अगर लोक सेवक माना जाएगा तो भाई केस चलाया जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर लोक सेवक मान भी लिया जाए तो भैया एक बात समझिए कि वो अथॉरिटी कौन सी होगी, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो सैंक्शंस को ग्रांट करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक सर्वेंट के लिए। ये भी एक क्वेश्चन आया कि भाई इस पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने चीजों को दिया, 3-2 के वर्डिक्ट से उन्होंने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कोई केस दाखिल करना है तो जजेस को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और उनके खिलाफ केस किया जाएगा। लेकिन क्या लिखा है, सैंक्शन मस्ट कम फ्रॉम द सीजीआई, यानी जो सैंक्शंस होंगे वो किसकी परमिशन से आएंगे, सीजीआई की परमिशन से आएंगे। बस यही एक क्लॉज जो है वो विवादास्पद है कि सीजीआई कहेगा तब कहीं जाके कुछ होगा, सीजीआई नहीं कहेगा तो कुछ नहीं होगा। इसी बात की चर्चा करते हैं। तो यहां पर जब ये बात थी तो यहां पर एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया कि भाई सैंक्शन जो लगाता है वो वही इंसान हो सकता है जिसने नियुक्ति की हो, जिसने अपॉइंट किया हो। अब जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है भैया, राष्ट्रपति कर रहा है तो राष्ट्रपति को ही अनुमति मिलनी चाहिए, राष्ट्रपति को ये पावर मिलनी चाहिए सैंक्शन लगाने की। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो राष्ट्रपति और जजों के बीच में कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला कोई सीन नहीं है। यहां पर कोई मालिक और नौकर नहीं है कि जज जो है वो नौकर है और राष्ट्रपति जो है मालिक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीजीआई ने भी इस शक्ति का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो 2019 में देखिए यहां पर पहली बार ऐसा हुआ था जब सीजीआई रंजन गोगोई ने एक परमिशन दी थी सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने की, किसके खिलाफ, एसएन शुक्ला के खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। उसके अलावा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब सारी शक्तियां अभी भी किसके पास हैं, सीजीआई के पास हैं। और यही जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपीचमेंट की यहां पे बात जरूर हुई है, तो इंपीचमेंट के लिए देखिए मैंने पूरा आपको प्रोसेस यहां पे समझा दिया है। ये पूरा आप पढ़ेंगे तो जजों के रिमूवल का प्रोसेस जो है ये आपको पता लग जाएगा और जुडिशियल इंपीचमेंट के जो केसेस हुए हैं वो भी आपको यहां पर पता चल जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट अगली न्यूज की बात करें तो अभी एक और न्यूज चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 175 बिलियन डॉलर 175 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे और हम एक गोल्डन आयरन डोम सिस्टम बनाएंगे। ये गोल्डन आयरन डोम सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी खास बात यह है कि ये सैटेलाइट्स के द्वारा चालित रहेगा, यानी अंतरिक्ष में भी जो मिसाइल्स होंगी उनको मार सकेगा। अब इसी की चर्चा हो रही है, तो आइए देखते हैं कि क्या चीज है। छोटी सी खबर है, हम लोग फटाफट से इसको पढ़ लेंगे। देखिए, जो गोल्डन आयरन डोम है, ये इजराइल में आपने आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में काफी कुछ सुना होगा। जब हमास का अटैक हुआ था इजराइल पर 7 अक्टूबर को, उस समय हमास ने बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में रॉकेट जो है इजराइल पर अंधाधुंध दाग दिए थे, और वो भी बिना किसी निशाने के, यानी वो कहीं भी गिरे, अस्पताल पर, सिविलियन पर, कहीं भी गिरे। तो उसको इजराइल के आयरन डोम ने ही रोका था। इजराइल का आयरन डोम अगर नहीं होता तो शायद इजराइल में भयंकर तबाही मचती, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने लगभग 90-95% हमलों को नाकाम कर दिया। अब उसी आयरन डोम की तर्ज पर यहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बनाएंगे गोल्डन आयरन डोम। और गोल्डन आयरन डोम की सबसे खास बात यह है कि इसमें अंतरिक्ष स्पेस बेस्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो आइए कुछ खास बातें इसके बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर जो है ना, यहां पर बहुत सारी और चीजें जो एयर डिफेंस सिस्टम में होती हैं वो तो होंगी, लेकिन साथ में क्या होंगे, स्पेस बेस्ड सेंसर्स और इंटरसेप्टर भी होंगे। यानी अमेरिका स्पेस में कुछ इंटरसेप्टर्स लगाएगा, स्पेस में कुछ रडार्स लगाएगा, या स्पेस में कुछ सेंसर्स लगाएगा, जिसकी मदद से जो दुश्मन के हमले हैं उनको ट्रैक किया जाएगा और वहीं से हमला करके उनको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बिल्कुल पहली बार दोस्तों ऐसा होने वाला है, अगर ये होता है तो। यानी आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि स्पेस से इंटरसेप्ट किया हो, स्पेस में से हमला किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार होगा अगर हुआ होगा। हालांकि सैटेलाइट्स का प्रयोग होता रहा है, लेकिन सैटेलाइट्स का प्रयोग अभी बहुत रिस्ट्रिक्ट है केवल ट्रैक करने में। हमने अभी पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू भी हमारी सेनाओं को डेटा मिला, लेकिन वो सैटेलाइट का डेटा जो है वो केवल ट्रैक करने तक ही सीमित है। हमने स्पेस से कोई हमला नहीं किया, कोई इंटरसेप्ट नहीं किया, कोई मिसाइल नहीं छोड़ी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये यही है कि वो तो स्पेस से ही मिसाइल छोड़ देगा, ठीक है। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि पहला ये स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम होगा। इसमें अमेरिका यही करेगा, जितनी बातें भी खुल के आ रही है, पूरी बात तो नहीं आई है, लेकिन यही करेगा शायद कि स्पेस में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। वो सैटेलाइट ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, और साथ में ग्राउंड पर भी बहुत सारे रडार्स और बहुत सारी जो टेक्निकल टीम्स हैं, जो रडार्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है उससे डेटा पहुंचेगा। और वो उपग्रह ही जब भी कोई मिसाइल या जब भी किसी तरह का कोई हमला होगा, हेलीकॉप्टर हमला होगा, या फिर जब भी कोई मिसाइल हमला होगा, ड्रोन अटैक होगा, यूएवी से अटैक होगा, तो वो सारे अटैक्स को वो इंटरसेप्ट कर लेगा स्पेस से ही। स्पेस से ही जो है वो मिसाइल्स को छोड़ के उनको तबाह कर दिया जाएगा। ऐसा यहां पर माना जा रहा है, ऐसा यहां पर हो सकता है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ को ऑर्बिट करेंगे और वहीं से वो क्या करेंगे, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देंगे। दोस्तों, ये पृथ्वी की कक्षाओं में हथियार लगाने का जो विचार है, ये कोई नया विचार नहीं है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो नाजी सेनाएं थी उन्होंने भी ऐसा करने का प्रयास किया था। खुद अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन, उन्होंने भी स्टार वॉर्स की थ्योरी दी थी और उन्होंने भी इसकी बात की थी। कोई नया आइडिया नहीं है, पुराना ही आइडिया है, और उसी को यहां पर आगे बढ़ाने का प्लान यहां पर किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो रडार्स होंगे, बहुत सारे ग्राउंड बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स भी होंगे, उनका ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मेन चीज वही है कि स्पेस से जो है वो मिसाइल्स को मारा जाएगा, स्पेस से हमला यहां पर किया जाएगा, जो कि और भी कई तरीके से प्रयोग उसका किया जा सकता है। ये केवल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अटैक के लिए भी यहां पर प्रयोग किया जा सकता है, अगर ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर डेवलप हो जाती है। देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका को बहुत सारे खतरे हैं। अमेरिका को सबसे बड़े खतरे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, यानी आईसीबीएम का। आईसीबीएम मिसाइल जैसे हमारी अग्नि मिसाइल्स हैं, ये आईसीबीएम है। आईसीबीएम नॉर्मली जो होती हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, समझ गए ना, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ट्रेवल करने वाली, यानी लंबी दूरी की जो मिसाइल्स होती हैं, जो 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर तक मार करती हैं, उन मिसाइलों से बचाव के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ये बना रहा है। क्योंकि ये मिसाइल जो होती हैं ये
वायुमंडल में नहीं घुसती हैं। ये जहां से छोड़ी जाती हैं, जहां से लॉन्च की जाएंगी, वहां से उड़कर सीधे अंतरिक्ष में जाती हैं और अंतरिक्ष में ही ट्रेवल करती हैं और उसके बाद जहां इन्हें गिरना होता है, जहां इन्हें हमला करना होता है, वहां पर वापस ये वायुमंडल में आती हैं और उसके बाद फिर हमला करती हैं। तो अमेरिका की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ऐसे ही आईसीबीएम मिसाइल से अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा गोल्डन आयरन डोम यहां पर बनाना चाहता है। तो अभी देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई बहुत इफेक्टिव होगा ये, बट खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2029 तक ये तैयार हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि इसमें काफी टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी ये नहीं बन सकता। खैर आगे आने वाली कहानी क्या होगी हम देखेंगे, लेकिन न्यूज में फिलहाल इतना ही आपके लिए है। नेक्स्ट अगली बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज का, जहां पर जो नॉर्थ ईस्ट कोलकाता रूट है वाया म्यांमार वो दिखाया गया है, उसके बारे में पूरी न्यूज है। तो इसको जरा समझते हैं। देखिए म्यांमार में एक नदी है, उसका नाम है कलादान नदी, ठीक है। उस कलादान नदी से एक बंदरगाह है, उसका नाम है सितवे, और उसी सितवे बंदरगाह से यहां कोलकाता को जोड़ने के लिए एक रूट बनाया जा रहा है। इसी कलादान से, इसी कलादान रिवर के सिटवे से आगे ये पूरा देखिए लैंड का पूरा रूट है, और यहां से फिर देखिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये आगे देखिए ऐजवाल, सिलचर तक और शिलोंग तक यहां पे जा रहा है। इस रूट को डेवलप करने की बात यहां पर है, उसी की न्यूज हम देख रहे हैं। हालांकि ये जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये 2008 में ही म्यांमार और भारत के बीच में साइन हो गया था। 2016 में इसे पूरा हो जाना था, बट अभी तक इसके पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी पर पूरी कहानी है। तो आइए पूरा समझ लेते हैं। देखिए यूं तो अगर भारत की बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में जाने के लिए ये वाला रूट है केवल हमारे पास, ये वाला रूट, ठीक है ना। ये पूरा बांग्लादेश है और ये पूरा नेपाल आ गया जाता है, ठीक है। यानी भारत के पास बहुत ही संकरा रास्ता है और लगभग लगभग ये 32 किलोमीटर चौड़ा है। बल्कि इस रास्ते का जहां सबसे पतला मार्ग है वहां तो केवल ये 20 किलोमीटर का भाग है। इसी सिलीचर कॉरिडोर को, सॉरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कई लोग चिकन नेक भी बोलते हैं, है ना, चिकन नेक बोलते हैं। तो कई बार बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना इसी चिकन नेक पर धमकी देते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहां से इसको तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब है कि यहां से कब्जा कर लेंगे और कब्जा करने के बाद यहां पर भारत जो है अपने नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, ऐसा बोलते हैं। हालांकि भारत इस पर काम कर रहा था, बहुत समय से काम कर रहा था। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी उस समय भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन थे और कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई, इतनी बात आगे खराब नहीं हुई। लेकिन बांग्लादेश में सरकार बदली, वहां पे मोहम्मद यूनुस अभी सत्ता में हैं, और उसके उनके आने के बाद भारत के संबंध जो है बांग्लादेश से लगातार बदलते गए। अभी मोहम्मद यूनुस ने ही एक सभा में यह भी कह दिया कि भारत में तो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो लैंड लॉक्ड है और पूरे महासागर का जो दादा है वो कौन है, बांग्लादेश है। जब ऐसे बयानबाजी हुआ तब यहां पर भारत को चिंता हुई। हालांकि ये चीज पहले ही थी, कलादान प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा था, लेकिन भारत ने अब इसमें तेजी दिखाना शुरू किया। खैर सुनिए, प्रोजेक्ट ये है कि कोलकाता से लेकर और सिटवे बंदरगाह तक यहां जो समुद्री मार्ग है इसको डेवलप किया जाएगा। हालांकि टेक्निकली पहले से ही ये डेवलप है, पहले से ही जहाज वगैरह यहां पे जाते हैं आते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा इफेंसिव बनाया जाएगा और ज्यादा इफिशिएंट किया जाएगा, इसको एनहांस किया जाएगा। इसके बाद देखिए सिटवे से लेकर यहां एक एक जगह है, ये पलेतवा और कलेतवा। तो यहां से पलेतवा तक जो नदी मार्ग है उसको डेवलप किया जाएगा, और पलेतवा से लेकर फिर आगे म्यांमार में एक जगह है जोरिनपुरी, यहां से सड़क मार्ग को डेवलप किया जाएगा। अब इस सड़क मार्ग के बाद फिर ये यहां पर भारत का हिस्सा शुरू हो जाता है, जहां पर पहले से ही काम जो है चल रहे हैं। यहां पर जो हाई स्पीड एक्सप्रेसवे हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद यहां पे आगे शिलोंग तक का रास्ता भारत डेवलप करना चाह रहा है। मकसद यही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए जो सिलीगुड़ी हमारा रूट था, सिलीगुड़ी रूट के अलावा एक और रूट हमारे पास डेवलप हो जाए, जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक पहुंच सके, वहां पे कनेक्टिविटी कर सके। खूब बढ़िया काम चला, 2008 के बाद में अच्छा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। कोलकाता से लेकर सिटवे तक का सारा काम निपट गया, सिटवे से लेकर यहां पलेटवा तक का सारा काम निपट गया, पलेटवा से लेकर जो है जोरिनपुरी तक का काम जो है वो चल रहा है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, बट हमारा वहां पे इमिग्रेशन सेंटर बन चुका है। तो लगभग लगभग सारा काम हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई 2021 में। 2021 में जो म्यांमार था वहां पर गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई।
वहां पर जो मिलिट्री था, मिलिट्री के साथ साथ जो वहां के बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, उनके बीच में वहां पर कुछ जो है झगड़ा फसाद हो गया, कुछ विवाद हो गया, जिसकी वजह से वहां के एथनिक ग्रुप जो हैं वो सेना के विरुद्ध आ गए, सेना के विरुद्ध आ गए। और ऐसा अब कहा जा रहा है कि वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने लगभग लगभग पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लिया है, और सेना का जो हिस्सा है वो केवल 21% रह गया है। और उन एथनिक ग्रुप्स में भी सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा है वो म्यांमार के रखाइन प्रदेश में अराकान जो आर्मी है उसका आ रहा है। और आपको जानकर थोड़ा दुख होगा कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है म्यांमार का, यही वो रखाइन इलाका है। यानी भारत का जो एक कलादान प्रोजेक्ट है, ये ऑलमोस्ट म्यांमार के रखाइन प्रदेश से ही होकर जाता है, जहां पर अराकान जो आर्मी है उसकी वजह से पूरी स्थितियां जो है गड़बड़ है। तो 2021 के बाद से ये काम एकदम यहां पर रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। इसी वजह से अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब वहां पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो अराकान आर्मी है या जो और लोग हैं, उनसे भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो बात करने जाएंगे, वो बात करेंगे, वहां की जो आर्मी है उससे बात करेंगे और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर देखिए आपसे मैप पूरा पूछ सकता है, और यहां पर जो सितवे बंदरगाह है, इस सितवे बंदरगाह के बारे में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एक और न्यूज यहां पर है, हालांकि ये पूरी ज्योग्राफिकल न्यूज है, कॉन्सेप्चुअल न्यूज है, इसमें आपको बताऊंगा मैं। यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस बार 2025 में भारत में जो गर्मी का मौसम है, उस गर्मी के मौसम में उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। तापमान जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रहा है, हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही हैं, और लगभग लगभग भारत में लगभग लगभग हर प्रदेश में बारिश भी हो चुकी है। कई जगहों पर तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसी के कारणों को यहां पर समझाया गया है और आपको अलग अलग डेटा फैक्ट बताए गए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पूरी चीज का रीजन जो है वो इस बार पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड को बताया जा रहा है, जो कि भूमध्य सागर से चलती हैं और भारतवर्ष के इलाकों में जो है वो वर्षा करती हैं और मौसम को ठंडा करती हैं। तो इस बार जो है वो निचले अक्षांश जो है वहां से वो हवाएं चल रही हैं, और उसकी वजह से भारत में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी का जो बुरा हाल हो जाता है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा चलती हैं, वो नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह जो है मौसम जो है सामान्य गर्म है, जितना गर्म होना चाहिए वैसा गर्म है, जैसा जैसा इलाके हैं, और उसके साथ साथ बारिश भी कई इलाकों में हो रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बातचीत की गई है। तो मित्रों ये कुछ न्यूज थी पिछले 3-4 दिनों में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आए हैं, बट आप लोग उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी को मेरा नमस्कार।